गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपनी कक्षा 6 का पाठ 5 पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। ठीक है, तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि अक्षरों का क्या महत्व है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है गुणाकर मुले। ठीक है, तो लेखक ने इसमें बताया है कि क्या क्या अक्षरों का क्या क्या महत्व है और किस प्रकार से अक्षरों की खोज हुई। ठीक है, मतलब कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि अक्षरों की कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पुस्तक भी अक्षरों से बनी है और सारी पुस्तकें जो होती है वो अक्षर से ही बनी होती है। तरह तरह की पुस्तकें बनती है, तरह तरह के अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में अब तक क्या करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें छपती हैं रोज। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद मतलब संख्या। ठीक है, तादाद मतलब क्या होता है? संख्या। हजारों की क्या है? संख्या में, हजारों की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। लेखक कह रहे हैं इन सब के मूल में है अक्षर, और इन सब का जो मूल में है, इन सब का जो मूल है, जहाँ से ये निकल रहा है, जहाँ से ये छप रहे हैं, वो क्या है? वो है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता, तो लेखक कह रहा है कि क्या है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर अक्षर को नहीं जानता तो आदमी पढ़ लिख नहीं पाता, अनपढ़ होता, ना इतने आविष्कार होते, है ना, ना ट्रेन बनती, रेलगाड़ी बनती। मतलब अक्षरों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब एक दूसरे से संचार का माध्यम कुछ नहीं रहता है ना। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। लेखक कह रहे हैं कि क्या कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल, अनादि मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, पता नहीं हम कितने समय पहले से अक्षरों को जान सकते हैं। ठीक है, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। लेखक कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से, किसी भगवान से मिला है। ठीक है, अब फिर लेखक कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। कहते पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो सचमुच ऐसा सोचते थे कि क्या अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने ही बल्कि स्वयं आदमी ने की है। लेकिन लेखक कह रहा है कि पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज क्या है, किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने नहीं, बल्कि खुद साधारण मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, और अब हम ये भी जानते हैं कि किस अक्षर की खोज किस देश में किस समय हुई। ठीक है, अब लेखक कह रहे हैं हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। लेखक कह रहे हैं कि हमारी धरती क्या 5 अरब साल, कम से कम 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, और 2-3 अरब साल पहले तक यहाँ हमारी धरती पर कोई भी प्रकार के जीव जंतु मतलब ना इंसान थे ना जानवर थे, कुछ नहीं था। ठीक है, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, और फिर कुछ साल तक क्या, करोड़ों साल तक क्या सिर्फ जानवर और वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों का। ठीक है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, तो कई सालों तक पेड़ पौधों का और जानवरों का ही राज रहा। ठीक है, अब आदमी ने इस धरती पर, अब लेखक कह रहा है आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। विकास मतलब कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। ठीक है, धीरे धीरे कपड़ों की, वस्त्र की खोज हुई। पहले लोग क्या करते थे, पुराने पत्ते पहनते थे, घास पहनते थे, पत्तों की, तो कपड़ों की खोज हुई। फिर इंसान को इधर उधर जाने के साधन की खोज करी उसने। फिर खाना कैसे खाया जाए, खाने को पकाना सीखा इंसान ने, वरना पहले कच्चा खाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ इंसान का। ठीक है, फिर अब लेखक कह रहे हैं कि कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि कुछ 10,000 साल पहले से आदमी ने गाँव को बसाना मतलब अपना बसेरा बनाना शुरू करा, वह खेती करने लगा। ठीक है, पत्थरों के औजार को इस्तेमाल करने, पत्थरों के औजार मतलब पत्थरों के जो उपकरण थे उनको उपयोग करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, तांबे और कांसे धातु हैं, इसके भी वो बनाए, क्या उपकरण बनाए।
प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मतलब जिस काल का, प्रागैतिहासिक क्या है? प्रागैतिहासिक मतलब वह काल जिसका पूर्ण इतिहास उपलब्ध हो, उससे भी पूर्व का या उससे संबंधित रखने वाला, मतलब जिस काल का पूर्ण इतिहास है, इतिहास उपलब्ध है हमें, उससे पूर्व का काल या उससे संबंधित रखने वाला जो मनुष्य है, ठीक है, उससे ने सबसे पहले चित्रों के जरिए क्या करा? अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मतलब क्या हो गया? ओके, प्रागैतिहासिक मतलब हुआ जिस काल का पूर्ण इतिहास पूर्ण इतिहास उपलब्ध हो, उससे पूर्व का या उससे पूर्व का या उससे ही उससे संबंधित, ठीक है, वो काल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, मतलब व्यक्त करना मतलब जताए, ठीक है, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र, ठीक है। इन चित्र संकेतों मतलब इन चित्रों के संकेतों से बाद में भाव संकेत मतलब हमारे मन रूपी संकेत, हमारे मन में भी कुछ संकेत, हमारे हृदय में भी कुछ संकेत अस्तित्व में आए, अस्तित्व में मतलब वजूद में आए, ठीक है। जैसे कि एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे कि एक छोटे क्या वृत्त के चहुं मतलब एक छोटे गोल को अगर हम चारों ओर, चहुं ओर मतलब चारों ओर किरणों की क्या घोतक रेखाएं, घोतक मतलब कि प्रकाश देने करने वाली रेखाएं अगर खींचने पर क्या होता है? सूर्य बन जाता है ना। जैसे ये ऐसे इसके वो चारों ओर घोतक रेखाएं हो गई है, तो ये क्या बन जाता है? सूर्य बन जाता है। क्या देती है? घोतक मतलब प्रकाश देने वाली। सूर्य की रेखाएं क्या देती है? प्रकाश तो देती है, किरणें, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है? सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। फिर यही चित्र बाद में क्या धूप और ताप का घोतक बन गया, मतलब उसका चिन्ह बन गया, ठीक है। इस तरह अनेक भाव संकेत और इसी तरह अनेक भाव संकेत हमारे हृदय में अनेक संकेत आए। जब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, फिर जाकर बहुत ही बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए। सिलसिले मतलब अक्षरों की खोज के क्रम को जो शुरू है, सिलसिले मतलब अर्थात क्रम, ठीक है। क्रम को शुरू हुए क्या है? अभी मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। कितने हुए? 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं लेखक? अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत, युग मतलब समय या काल बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। एक नया समय और एक नए काल की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। आदमी क्या करे? अपने विचार और हिसाब किताब, अपना खर्चा पानी सबको लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मानव को क्या कहा? सभ्य कहा, मतलब जिसको एक डिसिप्लिन कहते हैं, जो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब एक विधि में चलता है कि सुबह उठेंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, कपड़े पहनेंगे, खाना बनाएंगे, ऐसे मतलब सभ्य कहा जाने लगा, ठीक है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम अर्थात जाति, ठीक है, किसी भी कौम का अर्थ है जाति,
या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। हाँ, तो किसी भी देश का, किसी भी जाति का इतिहास कब शुरू होता है? जब प्राचीन काल में मिले हुए कुछ अवशेष, हमें कुछ लिखे हुए कुछ चीज़ें मिली होंगी, तभी तो हमें पता चला ना कि क्या कहते हैं, हमारे भारत में कौन कौन से राज्य थे पुराने ज़माने में, और कौन से राजा ने सबसे पहले राज्य किया, फिर उसके बाद किसने किसको हराया, किसने कौन सी सन में कौन सा युद्ध जीता। ठीक है, तो इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000, और इस प्रकार क्या है, इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए? 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते थे। उसके पहले के प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। ठीक है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। तो लेखक कह रहा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हमें इतिहास का कुछ पता ना होता। हमें नहीं पता होता कि कैसे कौन से काल पे कौन से राजा ने शासन किया और किसका शासन कब तक चला। ठीक है, हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में, लेखक कह रहे हैं कि हम क्या करते, हम ये नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था और वो क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ठीक है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। सबसे बड़ी खोज क्या है? मनुष्य की अक्षरों की खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों की खोज के बाद क्या क्या? मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। ठीक है, इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। पीढ़ी अर्थात क्या होता है? पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? संतति भी कहते हैं, जनरेशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जैसे हमारे दादा लोगों की एक अलग जनरेशन थी, फिर हमारे पापा लोगों की एक अलग पीढ़ी थी, फिर अब हमारी पीढ़ी अलग है। तो ये पीढ़ियों का के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। ठीक है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, और अक्षरों की खोज के बाद ही पिछले 6,000 सालों में क्या हुआ? मानव का क्या हुआ? बहुत तेजी से विकास हो रहा है, वो विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। यह क्या है? अक्षरों का महत्व है और उनसे बनी लिपियों मतलब ध्वनियों अथवा भाषा को लिखने के ढंग का यह महत्व है। अतः अब तो कहता है लेखक, तो अतः क्या है? हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम, तो हमें पता होना चाहिए अक्षरों की कहानी। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। और लेखक कहते हैं कि आज जिन अक्षरों को हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ बने, किसने बनाए, कब बने और कैसे बने, वह जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पाठ के लेखक क्या है? गुणाकार मूल्य। ये आपको यहाँ पे लेखक का नाम लिखा है। चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नया युग, क्या बोला है? नया युग की शुरुआत हुई। तो आपको बोला है लेखक ने कि पाठ में ऐसा क्यों बोला है कि क्या अक्षरों के युग के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो बोल रहे हैं, देखो, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा है, वो जिससे उसको क्या कहें, अब क्या कहने लगे हैं? सभ्य कहलाने लगे हैं। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का भी आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास की गति तेज हुई। इस प्रकार एक युग, नई युग की शुरुआत हुई है। ठीक है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। देखो, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब हुआ था? जो लगभग 6,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षी, आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए और भाव संकेत के अस्तित्व के आने के बाद में अक्षरों की खोज हुई। ठीक है, अब क्या बोला? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो पहले अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए किन किन इलाकों किन 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 उसका मतलब किस किस माध्यम का सहारा लेता था। अक्षरों के ज्ञान से पहले क्या करता होगा मनुष्य? चित्रों से, चित्र बना के एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचाते होंगे। ठीक है, दूर दराज तक चित्रों को बनाते होंगे और ऐसे कुछ करते होंगे। तो इस प्रकार उन्हें पता चलता होगा कि किस प्रकार कि कहाँ से, मतलब क्या बात है, क्या वो अपना क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके भाव संकेत तो आने ही लग गए थे ना, चित्र तो बना ही सकता था मनुष्य, तो वो चित्र बनाता होगा, तो ऐसे उसे पता चलता होगा सामने वाले मनुष्य को। ठीक है, अब निबंध से आगे, इसमें क्या बोल रहा है कवि?
अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। देखो, अक्षरों द्वारा लिखकर हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, ध्वनियों द्वारा बोलकर। तो अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूप, लिखित और मौखिक रूप के कुछ स्तंभ है ना। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, ध्वनि के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं कर सकते हम। कान से सुनी गई जितनी भी आवाज़ होती है उसे ध्वनि कहते हैं। अब अपनी भाषा को आप ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही तो हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षरों का समान ध्वनि का भी बहुत महत्व है। ठीक है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है, इस पर शिक्षक के साथ अब मौखिक भाषा, लिखित भाषा से हमें किसी की पुराने अवशेषों का जैसे पता चला। मौखिक भाषा से हम क्या करते हैं, समय भी उतना खर्च नहीं होता और इंसान अपने मुंह से बोल के जब हमें कुछ बताता है तो उसे मौखिक रूप कहते हैं ना। तो भाषा का मौखिक रूप हुआ, तो हमें अगर कोई बोलेगा नहीं तो हमें वो लिखेगा, उसमें बहुत वक्त चला जाएगा। तो मौखिक भाषा का भी अपना कुछ अलग महत्व है। ठीक है, हाँ, और कोई कुछ बोलेगा तभी इंसान सुनेगा, तभी उसकी बात को वो लिखेगा ना, तो दूसरे तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा। ठीक है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी ना किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों, पता करो और शिक्षक को बताओ। कहते हैं हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी ना किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। ठीक है, लेखक कह रहा है। लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, अब हमें पता करना है और शिक्षक। तो ये सत्य है कि हर वस्तु का आविष्कार किसी न किसी ने तो किया ही होता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। ठीक है, अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास और सारे मनुष्य जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। और ये इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, इसीलिए हमें किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जोड़ सकते इससे, अक्षरों के आविष्कार से। ठीक है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, इन्हें ध्यान से देखो, इनमें दिए गए मदद से नया शब्द बनाने की कोशिश करो। क्या शानदार दिन है, ये हिंदी में है, ये उर्दू में है, ये पंजाबी, ये सब है। अब इससे क्या कर रहा है, इसमें बोला है कि क्या कहते हैं, एक भाषा को, एक ही शब्द को अलग अलग उसमें लिखा, अलग भाषाओं में लिखा है, तो इनको ध्यान से देखना और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से अब कोई नया शब्द बनाना है, आप खुद करेंगे। ठीक है, अब क्या अनुमान और कल्पना, इसमें आपको अनुमान और अपनी कल्पना के बेसिस पे आंसर देना है, उसके आधार पे। पुराने ज़माने में लोग क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, अनुमान लगाओ, बताओ। अब देखो, पुराने ज़माने के लोग तो जानते भी नहीं थे कि अक्षरों की खोज किसने की। उनको ज्ञान क्या था, सीमित था। वह ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा ज़्यादा थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव कर सकता है। वे ईश्वर को क्या करते थे, सर्वशक्तिमान मानते थे, है ना। तो पुराने ज़माने के लोगों का विचार इसलिए रहा होगा कि मानव तो इतना ज्ञानवान है नहीं, तो किसने ये खोज किसने करी होगी, ईश्वर ने की होगी। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, कक्षा में प्रस्तुत करो। देखो, जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व। गीत हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं, संगीत में विद्या शामिल है, गायन जैसे कि ताल, सुर। ठीक है, संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा जाता है। इसी प्रकार खेलकूद को भी मानव विकास के में महत्वपूर्ण माना गया। इसकी मदद से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहते हैं। ठीक है, और मानसिक विकास भी होता है हमारा। तो इस प्रकार इनके खेल में और हमें एकता बनाए रखने का भी वो मिलता है कि किस प्रकार से एकता बनाए देते हैं, किस प्रकार से एकजुट होकर खेलते हैं। क्या होता है अगर हमारे पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती। तो लेखक यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कि क्या होता अगर हमारे पास अक्षर और भाषा नहीं। तो अगर हमारे पास अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम आज भी क्या होते, हजारों वर्ष पहले दुनिया में भटकते। ना ही हमें भाव विचारों को व्यक्त करना आता, और ना हम अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाते, और हमारा विकास भी नहीं हो पाता। हम वहाँ नहीं पहुंच पाते जहाँ हम आज हैं। तो भाषा भाव को प्रकट करने का साधन है। ठीक है, और भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोलकर ना लिखकर दूसरों पर प्रकट कर पाते हैं, और हमारा विकास नहीं होता। क्या आज हम क्या होते हैं, मनुष्य की स्थिति भी जानवरों जैसी होती है। भाषा की बात, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसका कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इन उपसर्गों को, मूल शब्द मतलब आगे, ठीक है, पूरे शब्द के आगे कुछ जोड़ने से ये बना है, तो इनको हम उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझाओ। देखो, जैसे कि इसमें है असफल है,
तो इसमें क्या उपसर्ग है? पहले असफल में उपसर्ग क्या है? जो आगे से जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे से जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब बाकी बचा क्या? दृश्य बचा। ठीक है, दृश्य का अर्थ, रुकिए, बाकी क्या बचा? दृश्य बचा ना। दृश्य का अर्थ क्या है? जो दिखाई देता हो। क्या? जो दिखाई देता हो, जो दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या? अनुचित, अनुचित में भी क्या है? औपसर्ग है। ठीक है, तो अदृश्य में क्या है? अ है, मैंने अदृश्य का बता दिया, आपको सफल का नहीं होता है। तो उसमें फिर अनुचित में क्या है? अन, अन है उपसर्ग। अनुचित, अनु, अनु उपसर्ग है, चित और नीचे क्या? अन, अन उपसर्ग है इसमें। और उचित बचा, तो उचित मतलब ठीक होता है। उचित मतलब क्या होता है? उचित का अर्थ क्या है? उचित का अर्थ क्या है? ठीक। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है? सफल, इसमें अ है उपसर्ग। सफल का क्या होता है? कामयाब, मतलब सफल का मतलब क्या होता है? कामयाब। ठीक है, ये हुआ। और फिर क्या है? अनावश्यक, इसमें क्या है? अन उपसर्ग है इसमें भी। फिर अन है, आवश्यक बच गया। आवश्यक मतलब क्या होता है? जरूरी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी, आवश्यक। ठीक है, फिर क्या है? इसमें इसमें भी है। और परिचित क्या बन गया इसका? उपसर्ग बन गया। बाकी का बच गया परिचित, बच गया ना परिचित। परिचित मतलब क्या हो गया? जानकर, जानकार, या फिर बोल सकते हैं हम अनिच्छा। अब इसमें भी क्या है? अन उपसर्ग है। ठीक है, और इच्छा बच गया, है ना। अब इच्छा का अर्थात क्या है? इच्छा का अर्थ है चाह। क्या है? चाह। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, दूसरे प्रश्न में। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी विशेषण का काम भी करती हैं, जैसे नीचे लिखे गए वाक्य में बोला है। ठीक है, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे कि 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसको साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। आगे देखिए, आप चीनी को गिन नहीं सकते ना, कितनी चीनी है। हमने बस इसके आगे किलो लगा दिया तो हमें पता है किलो है। ठीक है, पानी है, पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो 1 जग पानी हो गया। खाली स्थानों में क्या बोला है इसमें? अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल उचित शब्द छाट कर लिखो। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे। क्या है? प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। तो प्याला, अब क्या इसमें है जो शब्द? तीन कटोरी, कटोरी आ गया यहाँ पे, कटोरी खीर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कटोरी। ठीक है, अब 2 एकड़, 2 एकड़ जमीन। 6 मीटर, यहाँ पे आएगा मीटर, मीटर कपड़ा। ठीक है, 1 रेत, 1 ट्रक, ट्रक लिख सकते हैं पे, 1 ट्रक रेत। ठीक है, 2 दो 2 काफ़ी, कॉफ़ी में कटोरी आ गया, प्याला आ गया, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक। तो 2 कटोरी, या फिर 5 बाजरा, 5 क्या? किलो, किलो बाजरा। 1 प्याला दूध कर सकते हैं ना। ठीक है, और यानी सॉरी, 1 प्याला नहीं, 1 लीटर दूध। ठीक है, 3 तेल, 3 चम्मच, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 चम्मच तेल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये भी खत्म हुआ। कुछ करने को, अब इसमें आपको कुछ करने के लिए दिया गया। आप अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हुए जो अब प्रयोग में नहीं रहे इकट्ठी करो, जो प्रयोग में नहीं हो, प्रचलित नए अक्षरों को जो अब प्रयोग में आ गए हैं। ठीक है, हमें पुराने और नए जो प्रयोग में नहीं है
उनका और जो नए अक्षर अब प्रयोग में आ गए उनका, दोनों को के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच में आप चर्चा करें। अब लिखित और मौखिक भाषा के क्या हानि क्या लाभ हैं इसके बारे में, ठीक है। अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों में भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ दिए गए हैं, उनसे संकेत व्यक्त होते हैं, बताओ इससे क्या संकेत व्यक्त होते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये है, इनसे हमें संकेत, क्या संकेत व्यक्त होता है। देखो पहला चित्र क्या है, पहला चित्र बताते हैं कि आगे स्कूल होने का संकेत, क्या है, आगे स्कूल होने का संकेत दे रहा है। ये क्या, दूसरा चित्र वृत्ति सर्किल के बारे में बता रहा है और जाने का संकेत दे रहा है। क्या तीसरा चित्र क्या कर रहा है, सड़क दाईं ओर घूम रही है। चौथा चित्र की सड़क बाईं ओर घूम रही है, ठीक है, ये चित्र बता रहे हैं। अब क्या, अपने आसपास किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अनुभव लो। मूक बधिर जो बोल नहीं सकते ना, उनके स्कूल में जाकर उनके साथ कुछ समय और अनुभव लेना है, तो ये आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पाठ समाप्त होता है आपका, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।